अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? रिप्लाई कर दें, आवाज़ क्लियर है? हाँ बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको जैसा कि पता है कि हम चैप्टर 3 के हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो कल हमने जब क्लास एंड की थी तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जरा पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि जी हेलीकॉप्टर वेस 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है, उसका वेट 3920 न्यूटन है। कैलकुलेट फोर्स ऑन इट। उस हेलीकॉप्टर पर अप्लाई होने वाली फोर्स निकालनी है। अब दो कंडीशंस बताइए। पहली कंडीशन यहाँ तक बताइए, पहली कंडीशन है यहाँ तक और दूसरी फिर यहाँ तक है। ठीक है जी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के दो पार्ट किए हैं, ए किया है और बी किया है। पहली कंडीशन में वो कहते हैं कि इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। कि अगर वो हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। यहां तक हो गई पहली बात, ये हो गया ए पार्ट। फिर कहते हैं कि व्हाट विल बी फोर्स ऑन इट। अब दोबारा मालूम करने को कह रहे हैं, व्हाट विल बी फोर्स ऑन इट इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अगर वही हेलीकॉप्टर है, एक ही हेलीकॉप्टर, वेट सेम रहेगा, वही हेलीकॉप्टर है, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा हो तो फिर कितनी फोर्स लगेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 इयर्स में ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। हर वो न्यूमेरिकल जो पिछले 10 साल में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, उससे इंपॉर्टेंट हमें समझना है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बोर्ड के आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए बिल्कुल आपको एक सिंपल सा आसान सा रूल समझना है। अब वो आसान सा रूल क्या है? देखो, आसान सा रूल ये है कि आपने मैट्रिक में ये जरूर जरूर पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को ऊपर लेके जाते हैं तो हमें उस पर कम से कम कितनी फोर्स लगानी होती है। हमें उस पर कम से कम उतनी फोर्स लगानी होती है जितना बॉडी का वेट होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, अब फर्ज कर लें भाई कि ये बॉडी है, सपोज कर लेंगे भाई इसका जो वेट है वो है 10 न्यूटन। अब आप इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपको कम से कम 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अगर आप 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो ये ऊपर नहीं उठेगा, ज्यादा पे तो जाता ही जाएगा, लेकिन अगर आप 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो नहीं उठेगा। तो जो कम से कम फोर्स होती है, जितना वेट नीचे एक्ट कर रहा होता है, कम से कम उतनी फोर्स लगानी होती है, तो फिर बॉडी ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अब इसमें फर्दर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। वो दो बातें क्या है कि जब किसी बॉडी को ऊपर हम लेके जाएंगे तो दो कंडीशन में ऊपर लेके जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक जैसी दो बॉडीज रखता हूँ, ठीक है जी, एक जैसी दो बॉडीज रखता हूँ, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, लेकिन ये बॉडी जा रही है बगैर एक्सेलरेशन और ये जा रही है एक्सेलरेशन के साथ। अब मिसाल के तौर पे ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, फर्ज कर लें कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में और ऊपर गई, दूसरे में भी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे में और ऊपर गई, तीसरे में भी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये ऐसे ऊपर जाती जा रही है। तो आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी तो उसको जो ले जाने वाली फोर्स है, जितना नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा, फोर्स वेट के इक्वल होगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है जी। अब आ जाए बराबर वाली बॉडी पे। अब फर्ज करें कि ये बॉडी ऊपर जा रही है और यार अरहम, मैंने तुम्हें बहुत दफा बोला है कि बीच में सवाल नहीं किया करो। अब तुमने कहा सर एक्सेलरेशन के साथ मतलब, अब दूसरी बात मैं वही बताने लगा हूँ कि एक्सेलरेशन के साथ का क्या मतलब है, तुमने ऊपर से मैसेज कर दिया। अब मैंने तुम्हें 50 दफा बताया कि बताते वक्त मेरा सारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे मैसेज देखना पड़ता है, मैं मैसेज देखता हूँ तो मेरा समझाना बीच में रुक जाता है। अब जो सवाल तुम पूछते हो वो बात चल रही होती है, तो मैंने तुम्हें कई दफा ये कहा है कि तुम क्या किया करो, तुम वेट किया करो, मैं पहले पूरा समझा लूँ फिर सवाल पूछो। अब तुमने कहा कि सर एक्सेलरेशन के साथ का क्या मतलब है, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है, तो बीच में तुमने सवाल कर दिए। तो भाई मेरे जरा सा वेट करो, मैं जब कोई प्रोसेस पूरा समझा लूँ उसके बाद सवाल पूछो आप।
क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि आपके जहन में जो सवाल आएगा वो बीच में कवर हो जाएगा, वरना फिर ये होगा कि मुझे आपका सवाल इग्नोर करना पड़ेगा, वहां से सवाल करते रहेंगे, मैं देखूंगा नहीं, फिर आप बोलोगे कि सर इग्नोर कर रहे हैं, सर मेरा मैसेज ही नहीं देख रहे हैं। तो जरा सा आप इस बात को समझें, ठीक है। अब जो आपका सवाल है कि एक्सेलरेशन के साथ का क्या मतलब है, वही तो बताने जा रहा हूँ आगे। अच्छा जी, अब राइट वाली जो बॉडी है इसको समझे आप। अब राइट वाली बॉडी में फर्ज कर लें कि राइट वाली बॉडी इस तरह ऊपर जा रही है कि फर्ज कर लें कि ये पहले सेकंड में ऊपर गई, और पहले सेकंड में फर्ज कर लें इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन दूसरे सेकंड में ये ऊपर गई है और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फर्ज कर ले 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में सपोज करें और बढ़ गई, मिसाल के तौर पे 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब जो अरहम का सवाल है कि एक्सेलरेशन के साथ का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जवाब आ गया। आप देखें कि जो राइट वाली बॉडी ऊपर जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है और इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है, तीसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड है। तो जब ऊपर उठने के दौरान मुस्तकिल इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है। और जो लेफ्ट वाली बॉडी है वो इस तरह ऊपर जा रही है कि हर सेकंड में स्पीड क्या है, सेम है, इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो अब जो राइट वाली बॉडी होगी, इसको जो फोर्स ऊपर ले जाएगी वो लेफ्ट वाली बॉडी के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, इसलिए कि लेफ्ट वाली बॉडी तो बगैर एक्सेलरेशन के ऊपर जा रही है, तो उसको जो ऊपर ले जाने वाली फोर्स है वो वेट के इक्वल है। लेकिन राइट वाली बॉडी को जो फोर्स ऊपर ले जाएगी वो होगी W प्लस एम ए। W प्लस एम ए क्यों होगी, देखिए W तो यहाँ पर भी है और W यहाँ पर भी है, वेट तो है। ये प्लस एम ए क्यों आया, ये प्लस एम ए वो फोर्स है जो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर रही है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करती है वो फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। तो राइट वाली जो बॉडी है उस पे फोर्स क्या है, W प्लस एम ए। W तो चाहिए ऊपर उठाने के लिए, और प्लस एम ए ये कौन सी फोर्स है जो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो अब कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई बॉडी ऊपर जाएगी बगैर एक्सेलरेशन के तो फोर्स इक्वल होगी वेट के, और अगर कोई बॉडी ऊपर जाएगी विद एक्सेलरेशन के तो फोर्स इक्वल होगी W प्लस एम ए। ठीक है, अभी अजान हो रही है, अजान का ब्रेक 1 मिनट रुक जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोहम्मद अम्मार मुझे कहता है कि सर समझ नहीं आ रहा शुरू से। तो भाई तुम आए कब हो, अभी आए हो या पहले से आए हो? और तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा ये बात बताओ। अच्छा, समझ क्या नहीं आया, मुझे जरा रिप्लाई करो, क्या बात समझ नहीं आई। अच्छा, जरा अजान खत्म हो जाए, मैं फिर आप एक दो लोगों के सवाल के जवाब देता हूँ। अभी दे रहा हूँ जवाब, जरा अजान खत्म हो जाए। अच्छा भैया, अब अजान खत्म हो गई, अब मैं वन बाय वन आप लोगों के जवाब देता हूँ। पहले अम्बार का जवाब देते हैं। अम्बार कह रहा है इट इज असेंडिंग एट अ रेट का क्या मतलब है। देखो, असेंडिंग का मतलब है किसी चीज का ऊपर जाना। पहले अम्मार का जवाब सुन ले। असेंडिंग का मतलब है किसी चीज का ऊपर जाना, और एट द रेट या एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। रेट का मतलब है कि इसके जो ऊपर जाने की रफ्तार है या ऊपर जाने की जो इसकी शरह है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या इसके ऊपर जाने का जो तरीका है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमेशा जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ों को उसकी यूनिट से समझते हैं। तो हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे समझेंगे कि भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो पहले अम्मार मुझे बताएंगे कि ये बात समझ आ गई, ताकि एक एक करके सबके जवाब दे दूंगा। हाँ जी अम्मार, अच्छा ये बात समझ आ गई। अब मैं मुबश्शिर का भी सवाल देती हूँ। मुबश्शिर कहते हैं कि सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कौन कह रहा है कि डिटरमाइन करें? इधर इनिशियल वेलोसिटी तो डिटरमाइन करने को कोई कह ही नहीं रहा आपसे। आपसे कौन कह रहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं करें? यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन करने की बात ही नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि जी फोर्स निकालें, कि जो फोर्स हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जा रही है वो निकालें। इनिशियल वेलोसिटी से हमारा कोई काम नहीं। ठीक है जी। तो अब मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, तमाम लोग मेरी बात दोबारा सुने, सब लोग मेरी बात दोबारा सुने। क्या है? मैंने ये कहा कि कोई चीज जब ऊपर जाएगी, गौर से सुननी है बात, कोई चीज जब ऊपर जाएगी तो कोई ना कोई फोर्स उसे ऊपर लेके जाएगी। अब कोई चीज दो तरह से ऊपर जा सकती है। पहला तरीका यह है कि कोई बॉडी ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। ठीक है जी। जब स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, यानी वो चीज हर सेकंड में सेम स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ऐसी कंडीशन में ऊपर ले जाने वाली फोर्स वेट के इक्वल होगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताई कि कोई चीज ऊपर जा रही है और इस तरह ऊपर जा रही है कि हर सेकंड में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब हर सेकंड में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है और वो चीज एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगी वो पहले वाली कंडीशन के मुकाबले में ज्यादा होगी। पहले वाली कंडीशन में फोर्स इक्वल है वेट के, दूसरी कंडीशन में जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी वेट प्लस एम ए के। फर्क क्या आया? पहले में वेट के इक्वल है, दूसरे में वेट प्लस एम ए के इक्वल है। तो वेट तो दोनों में है, फर्क आया प्लस एम ए का। तो वो जो एम ए है ये वो फोर्स है जो बॉडी में क्या क्रिएट कर रही है? एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है जी। क्योंकि जो चीज एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है उसमें दो काम हो रहे हैं, वो ऊपर भी जा रही है और उसमें एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रहा है। तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स वेट के इक्वल है और एक्सेलरेशन क्रिएट करने वाली फोर्स एम ए के इक्वल है। तो दोनों मिला के डब्ल्यू प्लस एम ए हो जाए। और जो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रही है उसमें सिर्फ वेट के इक्वल होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप मुझे ओके कर दें कि यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, मुझे ओके करेंगे कि यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ भाई, रिप्लाई करेंगे ये रूल समझ में आ गया आपको? हाँ भाई, ठीक है, लोगों को जवाब आ रहा है, समझ आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अब जरा देखिए यहाँ पे आप। हाँ भाई, अब सब लोग पहले इसको समझ लें फिर लिखिएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, देखिए। हाँ भाई, अब जरा देखिए आप। ए पार्ट में हमने क्या कहा कि भाई हेलीकॉप्टर है। देखिए उसका वेट, वेट क्या है उसका? 3920 न्यूटन। इससे हमने मास निकाल लिया। ये कई सवालों में आ चुका है कि मास जो है वो डब्ल्यू अपॉन जी होता है। ये डब्ल्यू रखा, 9.8 जी रखा, डिवाइड करेंगे तो 400 kg इसका मास आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है हेलीकॉप्टर के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फोर्स निकालनी है। जो बात मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ लिखी भी है कि सिंस हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स ऑन इट क्या होगी? F इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। ये इसका वेट रख दिया W 3920 प्लस m आ गया मास 400 kg, एक्सेलरेशन आ गया 2, 400 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 800 और ये 3920, दोनों को ऐड करेंगे तो 4720 न्यूटन की फोर्स होगी जो हेलीकॉप्टर पे लगेगी जब वो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अब इसके बी पार्ट में आ जाए, दोबारा वही हेलीकॉप्टर है, वही उसका वेट है। अब कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड की। ये बात ध्यान में रखिएगा कि 4 मीटर पर सेकंड से हमें कोई मसला नहीं है, हमें चाहिए कांस्टेंट स्पीड। अब चाहे वो कांस्टेंट स्पीड 4 से जाए, 5 से जाए, 3 से जाए, असल बात यह है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो हमने क्या कहा कि सिंस इट इज गोइंग अप
विद कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर फोर्स ऑन इट किसके इक्वल होगी, वेट के। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये वेट उठा के यहाँ रखेंगे तो फोर्स आ जाएगी 3920 न्यूटन। ये फोर्स उस वक्त होगी जब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर, और ये फोर्स वो होगी जब वो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। ठीक है जी, आई होप आप लोग क्लियर है। तो इसको नोट करें, मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लें, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, कर लिया। ओके, अब काफी लोग कह रहे हैं कर लिया, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ टेलीविजन, एन इलेक्ट्रॉन विद 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड enters a region where it is accelerated and emerges out after 1 microsecond with a speed of 4 into 10 power 5 meter per second. Calculate the length of gun and acceleration of electron. अब ये बता रहे हैं कि भाई टेलीविजन के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। कि जैसे ये हो गई इलेक्ट्रॉन गन, ये बनाना नहीं समझा रहा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि भाई टेलीविजन में एक इलेक्ट्रॉन गन में एक इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है, जिस वक्त यहाँ से दाखिल हुआ, तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड थी। ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है। अच्छा, एंटर्स अ रीजन वेयर इट इज एक्सेलरेटेड, तो फिर क्या हुआ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किया गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इसके अंदर क्रिएट किया गया और इट इमर्जेस आउट आफ्टर 1 माइक्रोसेकंड, और ये यहाँ से बाहर निकला, ये यहाँ से बाहर निकला कितनी देर के बाद? 1 माइक्रोसेकंड के बाद। 1 माइक्रोसेकंड इसका टाइम है, विद अ स्पीड ऑफ 4 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये बाहर निकला तो इसकी वेलोसिटी 4 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ गन। ये जो गन है इसकी लेंथ निकालें, इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ निकालें। तो हमारे पास लेंथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको डिस्टेंस मान लेंगे कि जितनी इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ है उतना इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से बाहर निकल गया, तो जितनी ट्यूब की लंबाई है उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, उतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब आप देख लें, और एक चीज़ ये बता दूं कि जो माइक्रो सेकेंड है इसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको याद रखना होगा। वो ये होगा कि जो 1 माइक्रो सेकेंड है, ये अभी मैं इसमें दिखा दूंगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि 1 माइक्रो सेकेंड 10 पावर -6 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अगर कभी भी आपको टाइम माइक्रो सेकेंड में हो और सेकेंड में लाना हो तो आप 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो सेकेंड 10 पावर -6 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अब आप इस लिहाज से इसका डाटा देखें जो मैंने आपको समझाया, देखिए आप। ठीक है, ये डाटा आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 पावर 3 जो मैं बता रहा था, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है जी। और टाइम आप देख लें 1 माइक्रो सेकेंड। इसको चेंज कैसे किया? 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने आपको बताया था अभी, इससे ये स्टैंडर्ड है इसका। और लेंथ ऑफ गन जो निकालनी है वो एस के इक्वल हो जाएगी, और एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो सिंपल हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे एक्सेलरेशन के लिए, इसमें हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ओके, तो ये वी एफ है, ये रख दिया यहाँ पे, फिर माइनस ये वी आई है, ये वी आई रख दिया यहाँ पे, और नीचे टाइम है, टाइम रख दिया। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अपने कैलकुलेटर में आप 4 एक्सपोनेंट 5 करें, फिर -1 एक्सपोनेंट 3 करें, फिर जो भी आ जाए उसको इससे डिवाइड कर दें, या आप बाद में कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो जो इसका आंसर है वो 3.99 10 पावर 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक आ जाएं, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एस कैसे निकालना है। पहले आप यहाँ तक आ जाएं, यहाँ तक पहुँच जाए सब लोग पहले।
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने काम यहाँ तक? अच्छा, कोई एक मुझे वेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कर लें आप। हाँ भाई, अब कर लिया, आगे चलें। अच्छा, ये कहते हैं सर ये 10 की पावर 11 कैसे आई, प्लीज रिव्यू कर दें। ये तो आप कैलकुलेटर से करके देखें ना, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ये तो कैलकुलेटर से करें आप। अफान, कैलकुलेटर है आपके पास? जी अफान, तो करें कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में करें 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3, फिर इज इक्वल टू करें, फिर डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। करके बताएं मुझे, आ गया? ओके। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब हमें देखिए वो निकालना है, एस निकालना है। तो उसके लिए थर्ड इक्वेशन लगाइए, जरा इसको समझ लें, सब लोग समझ लें थर्ड इक्वेशन कैसे लगाइए। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लगा दिया। अब s निकालना है तो 2a को राइट पे ले जाएंगे। यहाँ गलती से मैंने s लिख दिया, यहाँ पे a आएगा, a कर लीजिएगा। 2a को यहाँ ले गए। अब वैल्यूज रखिए, वही वी एफ की वैल्यू रखी। वी एफ क्या है, 4 इंटू 10 पावर 5, ये रखा, और स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस वी आई कितना है, 10 पावर 3, 10 पावर 3 रखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। नीचे 2a है, 2 रखा, और a की जगह ये जो वैल्यू आई है 3.99, 10 पावर 11 ये रख दी।
अच्छा, इसके बाद एक स्टेप पहले बगैर कैलकुलेटर के करें, फिर कैलकुलेटर चलाएंगे। अब कैसे करें देखो, 4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर करोगे तो देखो 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4, ये हो गया 16, और 10⁵ के ऊपर स्क्वायर है तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगी। फिर माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, 10 की पावर 3 है, उसके ऊपर 2 है तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 की पावर आ गई 6। और नीचे आप देखें ये 2 जो होगा ये 3.99 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.98 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर 11 ये वैसे ही मौजूद है। तो ये स्टेप तो आपका बगैर कैलकुलेटर के हो गया। अब आगे कैलकुलेटर से करें। अब अपने कैलकुलेटर में 16 इंटू 10⁻10 लिखें, यानी 16 एक्सपोनेंट 10 करें, फिर माइनस करें, और 10 की पावर 6 लिखने के लिए 1 एक्सपोनेंट 6 करें और इज इक्वल टू करें तो आपका कैलकुलेटर बताएगा 1.599 10 की पावर 11। ये चीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व होने पर ऐसे आ जाएगी 1.599 10 की पावर 11, और नीचे है 7.98 10 की पावर 11। तो अब नीचे भी 10 की पावर 11 है, ऊपर भी 10 की पावर 11 है, तो ये 10 पावर 11 इससे कैंसिल हो जाएगी, और 1.599 को 7.98 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो फिर आप जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 2.003 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा करके, ये कैलकुलेटर से हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। अब कर लें, जिन लोगों के पास कैलकुलेटर है, जिनके पास कैलकुलेटर है वो इसको जरा कैलकुलेटर से करके चेक कर लें, अभी कर लें या बाद में कर लीजिएगा, ये आएगा इसका आंसर। और अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेप से डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो भी यही आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर लें और मुझे बता दें। अच्छा बेटा, एक करेक्शन कर लें, जरा एक करेक्शन कर लें, एक चीज यहाँ पे जरा सी गलत लिखी थी उसको प्लीज करेक्ट कर लें। हाँ, ये जो कह रहा है ना मुबश्शिर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये करेक्शन कर लें जरा यहाँ पे प्लीज, ये करेक्शन कर लें। ये जब आप 1.599 को 7.98 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.03003 नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा 0.2003 ये आएगा। जरा प्लीज करेक्शन कर लीजिए, ये 2.03 नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसकी करेक्शन कर लें, ये इसका आंसर आएगा 0.2003 मीटर, ये इसका आंसर है। ये ठीक कर लें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये राइट आंसर। कर लिया जी ठीक। ठीक है, तो मुबश्शिर का मैसेज आया था, हाँ बिल्कुल सही है। 0.2005 भी आ जाए तो ठीक है, यहाँ पर 3 या 5 से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब हम आगे जा रहे हैं भाई, अभी हमें एक सवाल और करना है, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, फिर मगरिब की नमाज पढ़ लीजिएगा आप भी, मैं भी पढ़ूंगा अभी इंशाल्लाह। तो एक सवाल और करते हैं, फिर क्लास ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके
आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए सवाल को। अब ये कहते हैं, जरा सवाल समझ लें, सब समझे जरा गौर से। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एक कार जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जब सिग्नल ग्रीन होता है, सबने गौर से समझना है। तो मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है, अच्छा जी। तो अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है, इसका मतलब है कि अभी कार रुकी हुई है, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जब सिग्नल ग्रीन होता है, द कार स्टार्ट्स टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब सिग्नल ग्रीन होता है तो कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है। एट द सेम टाइम अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। अब क्या हो रहा है, पीछे से कोई बस आ रही होगी, वो कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, उसने कार को ओवरटेक किया और वो आगे निकल गई। अब वो कहते हैं कि हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, यानी जहां से सिग्नल से चलना शुरू किया है उससे कितना आगे जाके, हाउ फार बियॉन्ड का मतलब है डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी। और फिर कहते हैं कि हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, जिस वक्त कार बस को ओवरटेक करेगी तो उस वक्त वो कितनी फास्ट होगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सिग्नल पर कार ने चलना शुरू किया और बस उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई, तो बस तो आगे निकल गई है और कार पीछे है, तो अब आगे जाके कार दोबारा बस से आगे निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए ऐसे पता चलेगा कि देखिए बस तो अभी चलती हुई आ रही थी तो वो आगे निकल गई, लेकिन बस के अंदर देखें क्या है, बस के अंदर है कांस्टेंट स्पीड, तो वो तो चलती हुई आ रही थी इसलिए निकल गई आगे। अब कार ने चलना शुरू किया है, कार तो वेट कर रही थी, लेकिन कार के अंदर देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन। जिस चीज में एक्सेलरेशन होता है वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ती है, और कांस्टेंट स्पीड में तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आगे जाएंगी गाड़ियां, तो कार की तो स्पीड बढ़ेगी लेकिन बस की नहीं बढ़ेगी, तो थोड़ा आगे जाके कार दोबारा बस से आगे निकल जाएगी, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमने डाटा बनाया है तो दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। आप देखिए हमने कार के लिए अलग लिखा है, बस के लिए अलग लिखा है। कार में देखिए हमें दो बातें पता है। पहली बात ये है कि कार वेट कर रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या है, 0। और दूसरी बात यह है कि कार के अंदर एक्सेलरेशन है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमें कार की पता है। बस के बारे में हमें सिर्फ एक बात पता है कि बस के अंदर है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की, तो वो हो जाएगी v, ठीक है। और हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद कार दोबारा आगे निकल जाएगी, और हमें कार की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो चूंकि दो चीजें हैं तो दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो पहले हमने कार पे अप्लाई किया फॉर्मूला। जब हमने देखिए फॉर्मूला कार पे अप्लाई किया, ना समझ लें फिर इसको लिखिएगा। जब हमने कार पे अप्लाई किया तो चूंकि इसमें वी आई पता था हमें और ए पता था, तो हमने कार पे लगाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने यहाँ वैल्यू रखी, देखिए कार का वी आई 0 है, तो ये देखिए वी आई की जगह 0 आ गया, और टाइम तो हमें पता नहीं है, टी वैसे ही आ गया, फिर प्लस हाफ आ गया, और ए की जगह कार का एक्सेलरेशन कितना है, 2, तो ए की जगह 2 आ गया, और टी स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 0 इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा टी स्क्वायर, ठीक है। ये 0 ऐड होकर खत्म हो जाएगा, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें टाइम मालूम नहीं है और एस भी मालूम नहीं है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को कर दिया 1। ये हो गया काम कार का। अब बस के लिए हमने लगाई फंडामेंटल इक्वेशन। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। यही हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि बस के लिए हमें v मालूम है, वी आई या वी एफ का तो चक्कर ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। तो हमने बस के लिए इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू वी टी, और ये जो v दिया हुआ है 10, ये हमने यहाँ रख दिया, तो s इज इक्वल टू 10t आ गया। ये सेकंड इक्वेशन बन गई बस की। तो फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए ये वाली बनी कार के लिए, और ये वाली बनी बस के लिए। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट पे एस आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस की कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो ये एस इस एस से कंपेयर हो जाएगा,
लिहाजा ये टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 10t के। टी स्क्वायर इक्वल हो गया 10t के, ये t इधर जाके डिवाइड होगा, ये t से टी स्क्वायर कैंसिल, 8t बच गया, तो t आ गया 10 सेकेंड। अब ये जो t निकल गया 10 सेकेंड, ये हमारे काम आएगा। इस t की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 2 में रख दें चाहे इक्वेशन 1 में रख दें, आपका आंसर आएगा सेम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ 2 में रखेंगे 10t, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा 100 आ जाएगा, या आप इक्वेशन 1 में रख दें t का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यहाँ से भी 100 आ जाएगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। अब जैसे मैंने इसको रखा है 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, मैंने यहाँ रख दिया, तो 10 का स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। ठीक है जी, ये पहला आंसर आ गया। और फिर हमने कार की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाई यूजिंग vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। तो ये देखें, ये कार का vi 0 है, ये vi की जगह रखा 0, और एक्सेलरेशन कार का कितना है 2, a की जगह रखा 2, और ये t जो हमने निकाला था 10 सेकेंड, ये यहाँ रख दिया 10, तो ये 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है जी, तो अगर कुछ पूछना है आपने तो पूछ लें आप। ठीक है, समझ में आ गया तो इसको नोट कर लें आप। ये आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है, ये नोट करने के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। अगर आपको कोई सवाल करना है तो कर लें, और समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लें, और इसके बाद आप लीव कर सकते हैं, फिर आप मगरिब की नमाज पढ़ लें, टाइम निकल रहा है।